Yeah, so hello, dear students of class 10th. Welcome to the Chemistry with Sachin, and we simplify your chemistry. So basically, 2024-25 का जो CBSE ने साइंस का SQP सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है उसका हम सेक्शन 1 करने वाले हैं। सेक्शन A करेंगे हम आज। देखते हैं उसमें कितना कुछ आपको समझ में आता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेगा और टाइम अलाउडेड 3 आवर्स। ये सब आप जानते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एज इट इज़ जो है आपकी बोर्ड में आएगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। सो मैंने सोचा कि आपके लिए बना देता हूँ। सो सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री पार्ट से है और देखिए क्वेश्चन पड़ेगा, बहुत शानदार है। जो हम फर्स्ट चैप्टर का जो केमिकल बैलेंसिंग वाला करते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। ये है पी क्यू और आर, है ना। तो ये पी क्यू आर मतलब ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको क्या करना है यहाँ पर बेटा, ये इन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको फाइंड करना है कि ये क्या होंगे बैलेंस करके, है ना। तो बेसिकली इस तरह की क्वेश्चन इस तरह की आ जाए तो आपको नॉर्मली सिखाया जाता है कि आप क्या कर लीजिए, ये जो है पी बी है, एलिमेंट लिख लीजिए, एल एच एस कर लीजिए, आर एच एस कर लीजिए, है ना। पी बी और हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 एलिमेंट है हमारे पास और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ऐसा सिखाया जाता है। फिर देखते हैं हम इधर पी बी कितना है, तो इधर 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का 2 में मल्टीप्लाई है बेटा, तो नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन इधर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है। ऐसा हम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा हम करते हैं, ये मेथड अभी नहीं यूज़ करना है। देखिए आप देखिए ऑप्शन देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते तो ऑप्शन देखिए 2 2 2, सब में 2 2 आया। 4 तो बहुत बड़ा है वर्ड, है ना। पी के लिए 4 बहुत बड़ा है, तो 2 तो सब में आ रहा है। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है हमें कि पी की जगह तो 2 रखना ही है। तो हमारा लेड नाइट्रेट था PbNO3 2, यहाँ हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 ही रख देंगे हम लोग। 2 रखने से क्या होगा कि अब हम देखते हैं इधर पीबी कितना है। इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, पीबी को देखना है, चेक करना है। अब पीबी कितना हो गया, 2। नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई 2 से है 2 और 2 नाइट्रोजन इधर भी मल्टीप्लाई है, मतलब 2 2 जा 4। नाइट्रोजन LHS में क्या हो गया, 4। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ 6 नहीं होते, 12 ऑक्सीजन है। मतलब ये कंडीशन तो रहनी है और 3 ऑप्शन भी हमारे 2 2 2 वाले हैं। बात समझिएगा आप लोग, ठीक है, जल्दी हो जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं हम इधर क्या है, इधर क्यू में क्या आना चाहिए। तो क्यू में क्या है, PbO है, तो हमारे पास तो PB2 है। इस PB को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस में हमारे पास क्या है, NO2 है, NO2 है। आर की जगह आर हमें क्या चाहिए, तो देखिए नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ भी मुझे 4 करने के लिए, अभी नाइट्रोजन 1 है, 1 को 4 करने के लिए 4 का क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा। तो नाइट्रोजन का आगे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या बचा हुआ है, O2। अब आप देख लीजिए ना, 2 PB हो गया, इधर भी 2 PB हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, 12 ऑक्सीजन गिनते हैं, RHS में 12 है कि नहीं, 2 4 2 जा 8, मतलब 8 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 8 2 10 2 12। बिल्कुल आपकी बहुत ही जल्दी और सिंपल तरीके से और सही आंसर हो गया आपका। कितना पी कितना आएगा, 2, क्यू भी कितना आ रहा है, 2, और आर जो है वो कितना आ रहा है, 4। तो पी क्यू आर में 2 2 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा कीजिए आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए वाला ऑप्शन आपका बेटा सही है, 2 2 4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, बट समझाना जरूरी था, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है वो, ठीक है। चलिए, सो ये तो यही समझ लीजिए, मैच द कॉलम 1 एंड विथ, कॉलम को मैच करना है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ए मेटल दैट फॉर्म्स एटमॉस्फेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो एल्यूमिनियम ऐसा सब्सटेंस है, हमें सिखाया जाता है कि Al2O3 जो है, Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आता है। तो एम्फोटेरिक में ए, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो किससे मिल रहा है, हमारा थर्ड वाले से। तो हम देख लें, तो ऑप्शन में ए वाला थर्ड से मिल रहा है, ए वाला सेकंड से मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ए वाला थर्ड से मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन हो सकता है, ए वाला फोर्थ से, ये भी नहीं हो सकता, डी वाला ए, तो या तो बी ऑप्शन होगा या डी होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, है ना।
सेकेंड में ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। तो आप देखते हैं ना कि पाम इतनी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, तो ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं मेटल वाले में। तो यहाँ पर जो है गैलियम जो है आंसर उसका सही रहेगा, है ना, कि सोडियम पोटेशियम, है ना, गैलियम सोडियम पोटेशियम तो है जो हम जो है सॉफ्ट मेटल होती है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। तो गैलियम जो है वो आप पाम पे रखते हैं, हाथ पे रखते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, इतना ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो बी का जो ऑप्शन है वो आएगा गैलियम हमारे पास, फर्स्ट वाला। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, बी में थर्ड, बी का फर्स्ट, मतलब बी वाला आंसर हमारा राइट है। डी में सेकेंड आ रहा है ना, तो डी में सेकेंड नहीं आएगा, गोल्ड नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी, यहाँ, ठीक है, समझ में, यहाँ आंसर ऊपर वाले का ये था, यहाँ बी। और भी चेक कर लेते क्या होगा अगर सही है तो। सी में देखते हैं मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कौन कर लेता है, गोल्ड तो बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव मेटल है, मैंगनीज ही करेगा, तो सी का फोर्थ। देखिए सी में क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है ना, यहाँ पे सी में 1 में, तो सी का फोर्थ आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है। डी में सेकेंड है, ये भी चेक कर लेते हैं, ए मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, यही है, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, है ना। गोल्ड जो आता है वो कहाँ आता है, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है बेटा, है ना। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, बिकॉज गोल्ड जो है, एयू जो है, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से, ठीक है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो बिल्कुल आपको एक डायग्राम दिया है थर्ड क्वेश्चन में, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और लिखा है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। देखिए अब डायग्राम को देखना होता है आपको, तो बैटरी लगी हुई है, स्विच है, ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और ये पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, और ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। तो बल्ब कब ग्लो नहीं होता है बेटा, अब कब ग्लो नहीं होता है हमें पता है, जब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, सॉल्यूशन में क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मतलब उसमें आयंस ना हो, क्योंकि ड्यू टू आयन से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सॉल्यूशंस में। अब हम देखना है सिर्फ ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, HNO3, तो HNO3 में तो क्या होता है बेटा, है ना, आयंस होते हैं H+ और NO3, नाइट्रेट माइनस अलग हो जाता है। देखते हैं आगे, C2H5OH, C2H5OH, ये है एल्कोहल। अब मुझे बताइए आप कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल का आपने देखा है आयंस फॉर्म होगा, नहीं होगा, एल्कोहल का फॉर्म नहीं होगा, तो ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कौन, एल्कोहल। तो आंसर हमारा है कि यहाँ पर बी आएगा आंसर, बिकॉज C2H5 जो है वो क्या नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। बाकी देखिए अब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, CO2 इन वाटर, CO2 को बेटा वाटर में करेंगे हम, तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड मिलेगा H2CO3, सॉरी H2CO3 मिलेगा। यही कार्बोनिक एसिड आगे जाके क्या करता है, 2H+ और CO3 2- में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो आयंस देगा, मतलब फोर्थ वाला भी देगा, H2SO4 तो ऑब्वियसली देगा, और HNO3 भी देगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, C2H5। इस सॉल्यूशन में अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तभी बल्ब डज नॉट ग्लो, है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो बल्ब जलेगा, ठीक है। अब इसमें विजुअली इम्पायर्ड, फिर हमारे लिए तो काम है ना, क्वेश्चन है हमारे लिए तो बहुत काम का है, तो ये जो देख नहीं पाते हैं बच्चे उनके लिए ये वाला क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, देखिए डाइल्यूट एसिड, आपको डाइल्यूट बोल दिया है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है ना, आपके दिमाग में यही आ जाएगा। लेकिन देखो नीचे का तीनों क्वेश्चन देखो, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन, शुगर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज भी क्या आयंस देता है, नहीं, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इथेनॉल अभी देखा हमने C2H5, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है, घूमते हुए आएंगे, तो आपको दिमाग लगाना है कि जस्ट ऐसा नहीं कि आप डाइल्यूट का मतलब होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, बट आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, यही तो दिमाग का खेल है बेटा, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड यहाँ पर आएगा, इन चारों में से जो है डाइल्यूट एसिड ही क्या है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन में भी घुमाया हुआ है आपको, चलो हम देखते हैं किस तरह से बातें कर रहा है। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। एक बात बता दूं मैं आपको, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो अब एग्ज़ाम में आएगा ना, इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन इसी
कंसेप्ट से रिलेटेड, वो हम बना के आएंगे और गलती नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आंसर नहीं बताना, आंसर की तो दे रखी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो क्वेश्चन की अप्रोचिंग, समझो क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें, है ना, ऐसे भागना नहीं है आंसर की देख के। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। तो हमने देखिए यहाँ पर फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन ले लिया एक में, ठीक है, ये फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन ले लिया। ये हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ए जो है ना, एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन, तो ए हमने इसमें डाला और फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को क्या कर दिया, पिंक हो गया, ये कलर क्या हो गया, पिंक कर दिया। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी, फिर पिंक के बाद में जैसे हमने सॉल्यूशन बी डाला तो ये पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। ये कहानी क्या चल रही है, सीधी सीधी एसिड बेस की कहानी चल रही है ना। तो पिंक कब होता है ये हमें याद होना चाहिए। तो पिंक कब होगा फिनोप्थेलिन, जब ए क्या होगा, बेस। तो बेस होता है तो क्या हो जाता है बेटा कि बेस जो है फिनोप्थेलिन को कलर क्या देता है, पिंक, और एसिड जो है वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ फिनोप्थेलिन। तो जैसे हमने बी डाला, बी क्या है, एसिड है, तो सॉल्यूशन में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, पिंक कलर वापस क्या होने लगा, डिसअपीयर होने लगा। क्लियर इतना। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी, है ना। तो ए और बी के लिए कौन से सही है ऑप्शन। तो ए में लिखा है ए इज स्ट्रांगली बेसिक, हो सकता है बेसिक, लेकिन देखो फिर क्वेश्चन घुमा दिया, एंड बी इज ए वीक बेस, नहीं, वीक बेस होगा तो भी पिंक कलर ही होगा, मतलब ये तो एसिड ही है, ठीक है। तो पहला तो आप जल्दी ना कीजिए, हैं, जल्दी करेंगे तो आप ये लगा देंगे तुरंत कि हाँ भाई सही हो गया। देखो दूसरा भी, ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, नहीं, अगर एसिडिक होता तो बी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर एसिडिक होता तो क्या नहीं होता, पिंक ही नहीं करता, चलो बी वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब देखेंगे ए हैज़ ए pH ग्रेटर देन 7, ए ऐसा है जिसका ग्रेटर देन 7 है pH, बिल्कुल। बेस का हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 7 लिखते हैं, और एसिड का जो pH लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं बेटा, एसिड का pH लिखते हैं हम लेस देन 7। तो क्या ये ऑप्शन सही आ रहा है हमारा, ए हैज़ ए pH ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ ए pH लेस देन 7, बिल्कुल सही आंसर है हमारा सी, बिल्कुल सी आंसर सही है, ठीक है। बाकी आप ये ए हैज़ ए pH लेस देन 7, नहीं, लेस देन 7 तो एसिड का होता है, आपने पढ़ा है ना वो pH 0, 7, 14 याद आया। यहाँ एसिड है, यहाँ से यहाँ क्या है, बेस है, ये न्यूट्रल है, बस इसी को कंसेप्ट को लगाना था आपको। ऑप्शन आप इतना पढ़िए समझिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस से घुमा दिया है थोड़ा सा। व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना ये यूँ ही लिखी हुई है आपको सिर्फ क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस, और कुछ नहीं है ना। तो चलिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान देखते हैं। तो 30 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सॉल्यूशन क्या है हमारा, ब्लू कलर का है, ठीक है। तो लेड पाउडर ऐड किया है, PB इन्होंने ऐड किया है। तो हम पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना बेटा, वो पता है हमें कि लेड कहाँ आता है, ऊपर आता है, हाई रिएक्टिव है, देन किससे, कॉपर से। तो कॉपर को क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। तो ये हो जाता है PbSO4 कुछ टाइम के बाद में, और कॉपर निकल जाता है। जब कॉपर सल्फेट का ब्लू था तो PbSO4 अब बन गया सॉल्यूशन में, तो क्या हो गया, कलरलेस। जो सॉल्यूशन ब्लू था वो क्या हो गया, कलरलेस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दी लेड सल्फेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सीधी सी बात है, लेड ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो आंसर हमारा क्या, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, सीधा सीधा, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ ये आपने 9th में ज़रूर किया है ना, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं 3 एलिमेंट के बेटा, एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है और जेड का दे रखा है। देखते हैं, एक्स का दे रखा है 287 और वाई का दे रखा है 282 और जेड का रखा है 28। हमें पता है ना वैलेंस सेल होती है, ये क्या होती है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल लास्ट वाली सेल क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, है ना। तो वैलेंस सेल में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है बेटा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 8। ये ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा, यदि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, देखो 288 गेन करके, और ये क्या बन जाएगा, लूज़ करके। और इसका तो कोई काम ही नहीं है, गेन और लूज़, वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट है। ये तो क्या हो गया, नोबेल। तो बेसिकली चीज़ें क्या चलती है, देखो समझना बात को,
कि जो मेटल की जो टेंडेंसी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? लूज ऑफ। जितने भी आप मेटल देखेंगे तो उनकी टेंडेंसी होगी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, मुश्किल से, तो वो लूज करना ज़्यादा पसंद करती है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी में, है ना, 3 से ज़्यादा होते हैं, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें गेन कर लें, गेन करना है हमें इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। और जो लूज करने वाले वो क्या कहलाते हैं? मेटल। तो हमें तो पता चल गया एक्स क्या है? नॉन मेटल, और वाई क्या है? मेटल। देखते हैं ऑप्शन में, वाई एंड जेड आर मेटल्स? नहीं। वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल? नहीं। एक्स इज ए नॉन मेटल, वेरी गुड। एक्स नॉन मेटल है, ओके। वाई इज ए मेटल, ओके। तो यहाँ भी सी ऑप्शन क्या है आपका? सही आ गया। इस तरह से आपको चेक करना होता है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? बर्निंग ऑफ कैंडल, बेटा ये तो एक्सोथर्मिक है, हमें हीट मिलती है। कुकिंग ऑफ हीट, ओके, हमें खाना पकाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो यह तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आप देख लीजिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डीकम्पोज करने के लिए हमें क्या, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर मतलब उसमें क्या है? मीथेन निकलती है, आपको पता है ना, तो गैस निकलती, एनर्जी निकलती है ना, तो उसको यूज़ किया जाता है। देन डी जो है वो रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर। अरे यार, सोडियम फट जाएगा एयर में तो क्या हो गया? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसमें एक ही था, कुकिंग ऑफ फूड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, बहुत शानदार पेपर आपका लिया है, बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया आपके लिए, शानदार। बस तो आप बस इनको ध्यान रखिए थोड़ा। चलिए, सो ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, करवाया कभी ऑक्सीडेशन, है ना, फोटोसिंथेसिस में आपको बताया होगा कि भाई ये ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, H न्यू है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और ATP है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी निकलेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। ATP इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। ATP तो है ही है, अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम ATP? मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ। क्या सिंथेसिस होगा कि हमें ATP के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल आप ज़्यादा से ज़्यादा लो, बट क्या सिंथेसिस होगा? तो या तो वाटर होगा या CO2 होगा। तो क्वेश्चन में आंसर में देख लेते हैं, या तो CO2 सिंथेसिस हो रहा है या फिर वाटर हो रहा है। तो देख लो, देखें हमने, तो इथेनॉल इन ईस्ट, ये बात ही नहीं है ईस्ट में। लैक्टिक एसिड इन मसल सेल, हो ही ना। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि या तो C होगा या D होगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल, नहीं, ईस्ट सेल की बात ही नहीं है। कहाँ हो रहा है ये ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का? ह्यूमन सेल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, ओके। तो D हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ATP बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो उसने पूछा है कि भाई मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हो रहा है ATP मॉलिक्यूल का पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो क्या सिंथेसिस हो रहा है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल। तो हम उसको क्या कर देते हैं? ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं? वापस पास आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको O2 लेके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, थोड़ा कम करता हूँ वीडियो लेंथ, बट आप वीडियो थोड़ा 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? मतलब एक आपको जो हार्ट का जो डायग्राम आपने देखा है, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल वगैरह जो भी है, वो उसमें कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है सारे पार्ट ऑफ बॉडी में? तो पहला पढ़ते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। नहीं, लेफ्ट एट्रियम का तो क्या काम है बेटा? लेफ्ट एट्रियम का काम है कि वो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो लेता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, है ना। तो ये लेफ्ट एट्रियम तक आया, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, और ये जो लेफ्ट एट्रियम तक आ रहा है, ये आप वो सुना ना, कौन सी वेन है हमारी? पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन जो है उससे लेफ्ट एट्रियम तक आता है, एंड देन फिर ये लेफ्ट एट्रियम डिलीवर करता है किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी ऑल पार्ट्स में क्या करता है? जाता है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बी आंसर हमारा सही है। रिलैक्सेशन ऑफ द राइट एट्रियम, है ना, ये भी नहीं आएगा। राइट एट्रियम का तो काम क्या है?
उसे जो है डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आप समझ में आए, है ना, लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। लंग्स से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करता है, आपकी पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो है, जो घास खाते हैं या जिसको हम बोल देते हैं कि सेल्यूलोज खा रहे हैं, तो डाइजेशन क्या एडेप्टेशन करता है, ये हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, तो बेटा लॉन्गर, आंसर आएगा आपका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्यों आएगा ये, क्यों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचता है ना सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मोर टाइम चाहिए, ठीक है। तो मोर टाइम मिलेगा क्योंकि लॉन्गर है। उसके बाद में सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, मोर सरफेस एरिया चाहिए टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इसलिए आंसर हमारा आएगा यहाँ पर लॉन्गर लार्ज नहीं, स्मॉलर लार्ज, स्मॉलर स्मॉल, लॉन्गर स्मॉल, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द मोर टाइम एंड सरफेस एरिया, मोर टाइम एंड मोर सरफेस एरिया फॉर द ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, चलिए 11 वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। देयर वॉज ए सेरेबेलर डिस्फंक्शन इन ए पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब्ड इन द पेशेंट एज ए रिजल्ट ऑफ सलाइवेशन, नहीं, ये जो सेरेबेलर डिस्फंक्शन है, सेरेबेलर डिस्फंक्शन है, ये आपकी वॉकिंग में या आपके बैलेंसिंग में, कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है। तो अगर हम यहाँ पे हंगर कंट्रोल, नहीं ऐसा कोई नहीं, पोस्चर एंड बैलेंस, यस, तो ये डिस्टर्ब करता है आपके पोस्चर को, बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, और वही ना कि मतलब आप में वॉकिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह का ये डिस्फंक्शन है सेरेबेलर डिस्फंक्शन। तो आंसर आएगा हमारा पोस्चर एंड बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपने पढ़ा होगा सेरेबेलर डिस्फंक्शन है ना, पेशेंट में है तो किस तरह से डिस्टर्ब होता है। सो पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग, इस तरह से, ठीक है। ओके, सो इन स्नेल, क्या कमाल का क्वेश्चन है। इन स्नेल्स, है ना, स्नेल्स पढ़े होंगे आपने, इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो, दिस इज बिकॉज, ये बोल रहा है कि स्नेल जो है, जनरली स्नेल में जो मेल की लाइफ है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। मतलब इसका सीधा सीधा मैं बताऊं कि स्नेल जो है, जो स्नेल है वो मतलब उनका जैसे मेल में होता है ना, मेल में कि उसका पहले से ही जीन के थ्रू क्या हो जाता है, जेंडर डिटरमाइन हो जाता है कि ये मेल है फीमेल। स्नेल में ऐसा नहीं होता, कि स्नेल में जो मेल है उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक, मेल फीमेल स्नेल हैव डोमिनेंट जेनेटिक, जेनेटिक की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल। स्नेल का क्या होता है कि स्नेल बहुत सारे जो है स्नेल, जो मेल स्नेल है वो अगर मिलेंगे तो बहुत सारे अगर है एक के ऊपर एक तो फीमेल बन जाएंगे, बट कभी भी फीमेल स्नेल नहीं बनेगा मेल, है ना, बट वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोला है यहाँ पर क्या कि डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जो है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, तो स्नेल में जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिजिक्स से क्वेश्चन है आपका ये। इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, तो चलो ये कनकेव मिरर मैंने बना लिया है, ठीक है। इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0, ऐसा कौन सा है जिसमें एंगल 0 आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक रे आ रही है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ क्या है, ये एप से यहाँ निकल जाएगी। अगर इस तरह से पैरेलल आएगी तो यहाँ निकल जाएगी, तो यहाँ तो एंगल बन रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो कहीं है कि अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इस तरह का बनेगा, मतलब यहाँ तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है इसको ऑब्लिक्वली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ से अगर निकलेगी ऑब्लिक्वली
तो जब इस केस में ऑब्लिकली आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो आपका कोई एंगल नहीं बनता है, सीधी आपकी जो है रे जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0। किस केस में? कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका आंसर भी यही है, क्योंकि पूछा है इक्वल टू 0, तो आंसर भी बी आएगा। थर्ड वाला देखते हैं क्या पूछा है। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। प्रिंसिपल फोकस से हम अगर करते हैं तो चलिए ये बना लिया था हमने कनकेव, ये प्रिंसिपल फोकस। और अगर यहाँ से अगर हम ऑब्लिकली है ना तिरछी लाइन अगर जाते हैं, मतलब यहाँ इंसिडेंट करते हैं, तो ये तो वही पहला वाला केस हो गया कि यहाँ टकरा के फिर लाइन कहाँ जाएगी, रे यहाँ जाएगी। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। लास्ट वाला जो है वो है आपका ओके सॉरी, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, तो ये कनकेव बनानी है एक द पोल ऑफ द मिरर। अगर ऑब्लिकली हम लाते हैं ऐसे, ये भी बड़ा कमाल का है ना, तो वो इस तरह के एंगल को क्या करेगी, साइड करेगी। मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 0 हो जाए। यहाँ पर एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंस रे है आई, और ये जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड और आई। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन को अगर चेंज करते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड किस केस में होता, तो ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर। क्लियर है? चलिए ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आया आपको? चलिए अब 14 वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम बहुत ले लिया मैंने, है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। तो विबग्योर देखा है आपने, सिंपल सा ग्लास प्रिज्म विबग्योर। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वी नीचे आएगा कि आर नीचे आएगा, है ना। तो क्या होता है, इंटेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो वाइट लाइट ऐसे प्रिज्म में से गुजारेंगे तो हमारे पास विबग्योर आएगा, है। तो हम कैसे बनाते थे, कुछ याद आया आपको, है ना। कैसे बनाते थे हम लोग कि विबग्योर नीचे से बनाते थे। कहाँ से बनाते थे, वी, है ना, विबग्योर, ये मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये विबग्योर ऐसे बनता था, विब। तो आर बेसिकली कहाँ है, ऊपर है, और वी कहाँ है, नीचे है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कलर ऑफ रे, ए का कलर क्या है, ब्लू है, नहीं है, ग्रीन है, नहीं है, रेड है। तो सी वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही है, क्योंकि सी में रेड है, और देखो बी क्या आएगा, वॉयलेट आएगा। तो ये विबग्योर है ना, तो वी यहाँ पर आएगा। इस तरह से इंसिडेंट, बस विबग्योर याद रखना था कुल मिला के आपको। चलिए, सो 15 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई। 1 मिनट है, नहीं मैं थोड़ी देर बाद लगाऊँ, वीडियो बना लूँ। हाँ, मम्मी बाहर है ना, मैं घर है, हाँ ठीक है। अरे मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूँगा, है ना। चलिए सॉरी। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम। अब ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल है आपके। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये क्या है आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है क्या है, बेसिकली एनर्जी की, एनर्जी अवेलेबिलिटी की, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो पहला हम पढ़ेंगे इनकरेक्ट, यहाँ ध्यान से रखना, इनकरेक्ट देखना है हमें। इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ओके, इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एक्सेट्रा। यह भी बात सही है कि प्रोड्यूसर अपनी जो है यूटिलाइज कर देता है बहुत सारी केमिकल एनर्जी को, उसमें रेस्पिरेशन, ग्रोथ सब कुछ करना है, क्योंकि प्रोड्यूसर पे ही तो डिपेंड है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब ऊपर के अपर ट्रॉपिक लेवल है। सबसे जो बेस वाला है, बेसिक ट्रॉपिक लेवल जो है वो क्या है, हमारा प्रोड्यूसर वाला है। इट यूटिलाइज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये तो ऊपर वाले से जस्ट उल्टा हो गया। इट मीन्स यही क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसने बोला मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, तो ये कर लेता है प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूसर मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल जो होता है 10% जो है लाइट एनर्जी जो है
वो यूज़ नहीं करता, वो 90% करता है, बाकी 10% को क्या करता है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या करता है, पहुँचाता है ना, ट्रांसफ़र करता है। इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। ये बात सही है, ये बात गलत है, ये सही है ना। तो अपने जो अपर लेवल है, अपर टॉपिक लेवल पर वो 10% ही लाइट एनर्जी पहुँचाता है, ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इसने क्या लिखा है यहाँ पर, इट यूटिलाइज 10% ऑफ लाइट, नहीं, इट यूटिलाइज मोर % एनर्जी देन, बाकी जो बची 10% एनर्जी को ही वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हमारा सी, यहाँ भी क्या आएगा, सी। चलिए 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। समझिए आप, आपके इकोसिस्टम में डीकम्पोजर का रोल कौन नहीं कर रहा है। नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, बिल्कुल कर रही है, सॉइल का वापस है ना, वापस से बन रही है सॉइल, डिकम्पोज। इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वेस्ट डिकम्पोजिशन रोल कर रहा है, वेस्ट डिकम्पोजिशन। ब्रेक डाउन ऑफ द डेड रिमेन्स, ये भी रोल डिकम्पोजर्स का कर रहा है। ये नहीं कर रहा है इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 16 का हमारा आएगा इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ये रोल आपका नहीं कर रहा है डीकम्पोजर का इन द इको सिस्टम। चलिए अब एजर्शन रीजन है, 16 तक तो हमने कर लिए हैं, ये बड़े खतरनाक है। सो एजर्शन, ये इसमें क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, देखो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl, चलिए मैं डाइल्यूट HCl को ऐड कर देता हूँ, किस में, टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग सब्सटेंस X है ना। तो एक सब्सटेंस की टेस्ट ट्यूब है और उसमें मैंने क्या कर दिया है बेटा, उसमें मैंने ऐड कर दिया है डाइल्यूट HCl। कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कलरलेस गैस निकल गई यहाँ से। विच गिव्स ए पॉप साउंड, पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस निकली है। व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट, ओके। तो जब भी हम किसी मेटल में ही है ना, X इज क्या है, मेटल है, मेटल में हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं HCl की, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है हमारा। ये बात हमें समझ में आ गई, ओके। अब देखते हैं, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। क्या लिखा है इस रिएक्शन में, मेटल X जो है वो डिस्प्लेस्ड है बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा ये डिस्प्लेस्ड है। नहीं भाई, मेटल के द्वारा हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड है, समझिए आप बात को, उल्टा लिख दिया है यहाँ पर है ना, मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो एजर्शन तो सही था है ना, एजर्शन तो सही है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। रीज़न में ये आता, अगर ये पॉप साउंड दे रही है, इट मीन्स हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल X। यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस कर देती है कौन, मेटल, और मेटल यहाँ पर क्या लग जाती है, सॉल्ट बना लेती है। तो देखो जरा सी चीज़ जो है वो आपको कन्फ्यूज करती है। तो एजर्सन इज राइट, ए राइट है बट रीजन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो 17 का क्या आएगा हमारा, सी। याद रहेगा आपको।